बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं आपके सामने इस नियत से आया हूँ कि सन 2022 इंग्लिश के एतबार से और उर्दू तारीख के एतबार से सन 1443 1433 का जो हज था वो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मेरी ये चाहत थी कि जिन चीज़ों को हमने देखा, जिन चीज़ों की मालूमात हमें हासिल हुई और हज कमेटी से हज करने के क्या तरीके होने चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और जो तकलीफ़ें पेश आती है वो तकलीफ़ हज कमेटी की तरफ से या सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं आती है, बल्कि वो तकलीफ़ें हमारे इल्म में, हमारी मालूमात में वो बात के ना होने की वजह से आती है। ये मेरा एहसास रहा था। इसलिए हज के दौरान ही मैंने ये नियत किया था कि आइंदा सालों के लिए, यानी 2023, 24, 25, 2030 तक तो कम से कम हज की यही रविश रहेगी। एक ऐसा बयान दर्ज किया जाए कि जिसके अंदर हज के मसाइल भी बयान किए जाए और हज कमेटी से हज करने के तरीके की तरतीब बताया जाए। इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स जो है नोट कर लिए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस तरतीब से आपको हज का तरीका बतलाऊँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमने जो हज किया था वो मुंबई से किया था। अब आप देख रहे हो सकता है आप गुजरात से हो, हैदराबाद से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, तो कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा मुंबई की हज कमेटी से हज पर जाने में और दूसरे किसी स्टेट से हज कमेटी में के ज़रिए हज में जाने में। लेकिन लगभग चीज़ें सेम रहेगी, कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा। तो आप उस फ़र्क को खुद अपनी तरफ से पहचान लीजिए। अगर आपको कोई इश्काल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली उस पे वीडियो बना लूँ या मैं आपको कमेंट बॉक्स पे ही उसका जवाब दे दूँगा। इसी तरह हमारे साथ फ़िलहाल हमारे दोस्त मोहम्मद अली भी मौजूद है, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अभी आने वाले बयान में जो चीज़ उनके समझ में ना आए, तो वो भी मुझे रुका कर पूछ ले कि ये बात जो बयान की गई उसका मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि हो सकता है मैं तो बयान करता जा रहा हूँ लेकिन आपको सुनने वालों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो उसका इज़ाला इसी बयान में हो जाए, एक और बयान उसके लिए ना बनाना पड़े। हम शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से और मेरा जो तजर्बा मैं बयान करूँगा वो हज 2022 का बयान करूँगा। उसके लिए एक बात आपकी ज़हन में ये होनी चाहिए कि हज 2022 ये एक ऐसा हज था कि उसके पहले 2 साल हज नहीं हुआ था। हज नहीं हुआ था का मतलब ये है कि कुछ लोग तो ज़रूर पहुँचे थे हज के लिए, लेकिन 2020 में बहुत कम तादाद यानी हज़ारों की तादाद में 4-5 हज़ार की तादाद में लोकल सऊदी लोगों ने वहाँ हज अदा किया था और 2021 में जो है थोड़ा कुछ और ज़्यादा तादाद यानी 20-30 हज़ार लोगों ने हज अदा किया था। सारे आलम से हज की परमिशन नहीं थी और 2022 में 10 लाख लोगों के लिए हुकूमत ने परमिशन दी थी पूरे वर्ल्ड से इंक्लूडिंग सऊदी अरब। लेकिन पेपर वर्क की वजह से कुछ लोग रह गए होंगे, इसलिए तकरीबन 9.5 लाख लोग हाजी हज करने आए थे 2022 में। तो मेरा जो बयान रहेगा वो हज 2022 की रोशनी में रहेगा। अब यही तरतीब कब तक चलती है, कितने साल तक चलती है, या हो सकता है 2023 में कुछ 19-20 हो जाए, उसमें ना हुआ तो 24 में कुछ 19 आगे पीछे हो जाए, तो तरतीब भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। यानी
2022 में जो चीज़ थी वो हो सकता है 23 में वो चीज़ वहाँ से हट गई हो, कोई नई एक तरकीब आ गई हो। ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा लेकिन 19-20 ज़रूर होगा, तो इसका भी एक ध्यान रखें। हम शुरू करेंगे एकदम इब्तिदाइया से, यानी आपने अभी तक सिर्फ़ हज का इरादा किया है, तो अभी सबसे पहले मरहला आएगा हज कमिटी से आपको हज का फॉर्म भरने का, कि हज का आपको फॉर्म भरना है, फिर उसकी कुरान अंदाज़ी होती है। कुरान-अंदाज़ी इस तरह नहीं होती है कि हमें दिखाई जाएगी कि हम चिट्ठी में नाम लिखे और चिट्ठी उछाली गई और उसमें से ये हाजी लोग का नाम आया, इस तरह की कुरान-अंदाज़ी नहीं होती है। शुरू से शुरू करते मैं आपको समझाऊँगा। हज का फॉर्म हज 2023 के लिए ऐसा सुना गया है कि नवंबर से शुरू होगा। 2022 का जो हज का फॉर्म शुरू हुआ था, वो तकरीबन दिसंबर या जनवरी में हुआ था, लेकिन हज तभी तक फाइनल नहीं था, यानी हुकूमत की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था कि 2022 का हज होगा या नहीं होगा, इसलिए हमने हज का फॉर्म भर दिया था। लेकिन हज की जो कुरान-अंदाज़ी होती है, वो रमज़ान के आखिर-आखिर में 27-28 रोज़े को हमें कन्फर्मेशन आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह हज 2022 में बहुत कम फॉर्म भरे गए थे, इसलिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्ट हो गया था। हज 2023 में ऐसा नहीं होगा। काफ़ी लोग फॉर्म भरने का इरादा रख रहे हैं और ये भी सुना गया है कि हज 2022 के मुकाबले में थोड़ा कम उसका बजट रहेगा हज 2023 का, क्योंकि कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस कम रहेंगे। तो हज का फॉर्म भरने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस पे बात होगी। हज का फॉर्म भरने का जो तरीका है, वो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरें और दूसरा तरीका ये है कि आप आपके शहर के हज कमिटी में जाएँ, हज हाउस में जाएँ और वहाँ जाकर आप मैन्युअली फॉर्म भरें, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने नहीं आता है तो। दोनों में से बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको हज कमिटी की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ लॉगिन करना होगा और ये जब नवंबर में फॉर्म शुरू हो जाएँगे तो यानी उसकी लिंक सामने ही आपके खुल जाएगी कि हज का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ठीक है? तो ये हज का फॉर्म भरने का तरीका हो गया कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको नहीं आता है या कोई आपके पास ऐसा आदमी भी नहीं है जो आपके लिए हज का फॉर्म ऑनलाइन भर दे, तो आप जाकर हज हाउस में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के हिसाब से मैं बताऊँ तो मुंबई में 2 चीज़ें, एक है हज हाउस और एक है साबु सिद्दीक का जो मुसाफिर खाना है, वहाँ पे हज हाउस की एक ऑफ़िस है, हज कमिटी भी कह लेते हैं उसको। तो हमें जो बम्बई वालों को जो का फॉर्म भरना है, वो मुसाफिर खाने में जाके भरना है। हज हाउस में कोई प्रोसीजर नहीं होगा। हज हाउस में आपको सिर्फ़ हज के करीब-करीब वहाँ जाना होता है और वहाँ जाकर क्या करना होता है, वो हम आखिर में बात करेंगे। तो साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने में जाके आपको हज का फॉर्म भरना होगा नवंबर में। अब जब आप हज का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल माँगी जाएगी, आपका एड्रेस माँगा जाएगा, नॉमिनी डिटेल माँगी जाएगी। तो नॉमिनी डिटेल में आप सोच समझ कर नॉमिनी डिटेल डालें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मुझे हज पे जाना है, हज 2023, मैंने अपनी सारी डिटेल डाल दी। अब नॉमिनी की डिटेल में भी मैंने किसी की डिटेल डाल दी। लेकिन जब हज के अय्याम करीब आए, मेरे सिलेक्ट हो चुका था और मेरा हज में जाने का तय हो चुका था, लेकिन मैं बीमार हो गया, मैं माज़ूर हो गया, अल्लाह ना करे कोई माज़ूर हो गया या इंतकाल हो गया सिलेक्टेड आदमी का हज में जाने से पहले ही, तो हज कमेटी कहेगी कि जिसका नाम नॉमिनी में डाले थे, अब आपके बदले वो शख्स हज पे जाएगा। इसी तरह हज में आप चले गए, निकल गए और हज से पहले-पहले आपका इंतकाल हो गया या आप माज़ूर हो गए या कोई भी हादसा हो गया आपके साथ, तो आपको जो है आपने जो नॉमिनी की डिटेल डाली थी, हज कमिटी वाले उनको जो है आपकी बजाय हज के लिए रवाना करते हैं, हज से पहले-पहले। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, मुझे पक्का नहीं मालूम लेकिन अगर नॉमिनी जब जाता है किसी हाजी के इंतकाल होने के वक़्त, तो उसे सिर्फ़ न जाने की फ्लाइट की टिकट का पे करना होता है। यानी इंडिया से लेके सऊदी तक जाने की जो टिकट का खर्चा होगा 30,000 40,000,
वो उसे पे करना होगा। बाकी सारी चीज़ें यानी मॉडलिंग का खर्चा हो गया और वहाँ रहने का खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, ये सारा उसी में मर्ज हो जाएगा। लेकिन वन टाइम की वन वे की फ्लाइट की टिकट नॉमिनी को खुद डालना होगा। इसलिए आप नॉमिनी की डिटेल सोच समझ के डालें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हो उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो कौन जा सकता है वहाँ, उसका नाम नॉमिनी डिटेल में डालें। एक और चीज़ है कि फॉर्म भरते वक़्त आपको कुर्बानी ऑप्टेट करना है या नहीं। ये कुर्बानी हज में जो है फ़र्ज़ होती है। हज की जितने फ़राइज़ है, तो हज्जे तमत्तु करने वालों के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम इंशाल्लाह आपको हज के मसाइल भी बताएँगे और हज कमेटी से हज करने का तरीका भी बताएँगे। तो आप जब हज कमेटी में फ़ॉर्म भर रहे होंगे, तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि आप कुर्बानी ऑप्टेट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कुर्बानी ऑप्टेड या नहीं? कितने लोग ऐसे होते होंगे जो यस कर देते होंगे लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं होता होगा। कितने लोग नो कर देते होंगे लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं होता होगा क्या चीज़ की है। तो सबसे पहले हम एक मसला समझते हैं। हज की जो है 3 किस्म है। एक है हज्जे इफ़राद, एक है हज्जे तमत्तु और एक है हज्जे किरान। हज्जे इफ़रात किसे कहते हैं कि आदमी जब मैं इंडिया से बता रहा हूँ, कहीं से भी निकले तो ये 3 किस्म बनती है, लेकिन हमारे बयान सुनने वाले इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं इंडिया से बता रहा हूँ आपको कि आप इंडिया से हज करने निकले और आपने एहराम बाँधा इंडिया के एयरपोर्ट पे और इंडिया में मुंबई पकड़ ले। मुंबई पे आपने एहराम बाँधा और एहराम बाँधने की नीयत आपकी ये थी कि मैं सीधा सिर्फ़ हज करूँगा इस एहराम पे, ना उम्रा करूँगा, ना कुछ करूँगा। तो इसे हज्जे इफ़रात कहते हैं। अब ये हज्जे इफ़रात ज़्यादातर लोग जो करने वाले होते हैं, वो लोकल्स होते हैं, लोकल सऊदी, कि वो लोग अपने घर से एहराम पहनते हैं और सीधा मीना पहुँच जाते हैं 8 ज़िलहिज्जा को। तो ये इफ़रात हिंदुस्तान वाले नहीं करते, क्योंकि उसकी फ़ज़ीलत भी आगे 2 किस्म है उससे कम है। दूसरी किस्म है तमत्तु। तमत्तु ये जो हज की किस्म है, ये ज़्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले लोग करते हैं। हज्जे तमत्तु किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि 10 जुलाई को हज का पहला दिन है। मान लीजिए 10 जुलाई को हज का पहला दिन है और आप अपने घर से निकल रहे हो 1 जुलाई को या 25 जून को या 15 जून को। तो अब 15 जून को आप निकल रहे हो और हज का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई को। तो आप जो एहराम बांध रहे हो ना अपने घर से बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो आप नियत करोगे तमत्तु की। क्या करोगे कि आप पहले नियत करोगे ये कि मैं उम्रा कर रहा हूँ इस एहराम के ज़रिए से और आप सऊदी पहुँच जाओगे, आप अपने जगह पर पहुँच जाओगे और उम्रा करोगे और उम्रा के जितने अरकान हैं, वो अदा करके सर के बाल हलक करोगे और उम्रे से फारिग होके वो एहराम खोल दोगे और आप अपने रेगुलर कपड़ों में आ जाओगे। तो आप हो सफ़र है हज पे, लेकिन आपने उम्रा करके एहराम से फारिग हो गए। उसके बाद 10 जुलाई को हमारा हज है, लेकिन आप उसके बाद कई उम्रे करते जा रहे हो, 2-3 उम्रे और आपने कर लिए, कोई मसला नहीं। हर उम्रा करके आप एहराम से फारिग हो गए। फिर जब 10 जुलाई आई और आप 8 ज़िलहज्जा हो रही है उस दिन, तो आप एहराम पहन के मीना के लिए निकलोगे और उस एहराम में आप हज का इरादा करोगे। तो ये क्या मतलब हो गया? तमत्तु का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। आपने फ़ायदा उठाया क्या? कि आपने उम्रे के लिए अलग एहराम बाँधा और फिर बीच में गैप आया और आपने फिर हज का एहराम बाँधा। तो आपने ये एहराम का फ़ायदा उठाया, इसको कहते हैं तमत्तु। तो तमत्तु ये तमाम हिंदुस्तान वाले तकरीबन तमत्तु ही करते हैं, इल्ला ये कि किसी की एकदम आखिरी फ्लाइट हो, तो वो लोग किरान करते हैं, थर्ड किस्म। तो ये जो हमने फ़ायदा उठाया है ना, उसकी वजह से कुर्बानी देनी वाजिब या फ़र्ज़ होती है। ये अगर आप नहीं दोगे, तो आपको बड़ी कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी, दम देना पड़ेगा। तो ये कुर्बानी जो दी जाती है, वो 10 ज़िलहज्जा को दी जाती है, मीना में जब हम रहते हैं। तो ये कुर्बानी ऑप्टेट करना है या नहीं करना है, ये आपको फॉर्म में पूछा जाता है। कुर्बानी तो आपको करना ही है, लेकिन हज कमेटी के थ्रू करना है या नहीं करना है, तो वो आपको फॉर्म में टिक करना है। अगर आपने शुरू में ही यस कर दिए,
तो आप फिर उससे पीछे नहीं हट सकते हो। हाँ, आपने शुरू में नो कर दिया और बाद में आपको हज कमेटी से करना है तो ये आप इख्तियार कर सकते हो। मेरी राय ये है कि आप हज कमेटी से ना करें। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हज कमेटी वाले इंडियन पैसे 2022 में कुर्बानी के लिए थे 16,500, लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 कम या 200 ज्यादा लिए होंगे, जिसका रियाल बनता है 800 रियाल समथिंग। ठीक है। और तो ये हज कमेटी वाले लेते हैं। दूसरा ये, एक तो ये कि पैसे इसके ज्यादा हुए, 16,000 जो है एक कुर्बान के ज्यादा हुए। अगर आप जवान हो या आपकी वहां किसी से पहचान है, कोई टूर वाले से या किसी लोकल सऊदी से पहचान है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि ये जो तमत्तु की कुर्बानी है, ये आपको सऊदी में ही देना है, मीना की हुदूद में ही देना है। आप इंडिया में या अपने मुल्क में नहीं करा सकते, वहीं पर देना है। तो अगर आपकी किसी से इस तरह की कांटेक्ट है, किसी टूर वाले से या किसी लोकल से, या आप किसी आपके कोई कांटेक्ट नहीं थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपने कांटेक्ट बना लिए किसी से, किसी सऊदी को दोस्त बना लिए या किसी कुर्बानी करने वाले को दोस्त बना लिए या किसी जानने वाले को दोस्त बना लिए, और कुर्बानी का भाव-ताव तय कर लिए कि भाई मेरी कुर्बानी रहेगी, ये आपको अदा करना है 10 जिलहज्जा के दिन। उसमें भी अफ़ज़ल ये है कि आप उस जगह पर जाएँ जहाँ कुर्बानी मौजूद है और अपने हाथ से कुर्बानी करें। ये तो सबसे अफ़ज़ल है। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप या तो 2 लोग रहेंगे या 4 लोग रहेंगे, खुद आपकी फैमिली के। उसके अलावा आपके जो दोस्त अहबाब बने, उसमें से आप 15-20 की तश्कील कर लें और किसी एक जन को ज़िम्मेदार बनाएँ कि भाई तू 10 ज़िलहज्जा को जाके इन 20 हाजियों की तरफ से कुर्बानी कर लेना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप हज कमेटी के फॉर्म में ऑप्टेट कर दें। मसलन जो हाजी जाने वाले हैं वो उम्र रसीद है, 50 साल के ऊपर उनकी उम्र है, या आप तो जवान हैं लेकिन आपके साथ आपकी वालिदा है, आपके वालिद है, या ऐसे मस्तूरात हैं जिनको छोड़ के आप हट नहीं सकते हो, तो फिर आप हज कमेटी के साथ ही ऑप्टेट कर लें। तो ये जो मैंने शुरू में राय दिया था कि हज कमेटी के साथ ना करें, उसकी 2 वजह है। एक तो मैंने ये कहा कि महँगा, ये लोग महँगा दे रहे हैं, जो कुर्बानी का फीस ये लोग ले रहे हैं, वो महँगी ले रहे हैं। हमने हज में देखा कि हाँ, हमारे साथ एक ग्रुप था, उन्होंने खुद जाके कुर्बानी की है अपने हाथ से, और उनको एक कुर्बानी 500 रियाल में उनको उन्होंने सौदा किया। उस हिसाब से, इंडियन हिसाब से अगर आप देखो तो 10,500 या 11,000 रुपए एक कुर्बानी उन्होंने की। अब हज कमेटी हमसे ले रही है 16,000, तो एक कुर्बानी पे 5-6,000 जो है जायद जा रहे हैं हमारे। दूसरा एक अहम मसला ये आ जाता है कि 10 जिलहज्जा का जो दिन है हज हज के दौरान, ये वो दिन है कि 8 जिलहज्जा को आप मीना पहुंचे थे और 9 जिलहज्जा को आप अरफात गए थे, और 9 जिलहज्जा की शाम को आप मुजदलिफा गए थे, और 9 जिलहज्जा 10 जिलहज्जा की रात को मुजदलिफा में गुजार कर आप 10 जिलहज्जा की सुबह वापस मीना आए थे। मीना आके अब जो 3 काम रहते हैं उसमें तरतीब फर्ज है। क्या, सबसे पहले हमें जो है शैतान को कंकरी मारना है, बड़े शैतान को। ये सबसे पहले काम होना है। ये होगा, उसके बाद हमें कुर्बानी करनी है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे हमें जो है हलक करवाना है। अब इसमें मान लो किसी ने तरतीब आगे पीछे कर लिया कि पहले कुर्बानी हो गई, फिर जो है वो जा रहे रमी करने, शैतान को कंकरी मारने, फिर उसके बाद हलक कर रहे, तो ये तरतीब क्या हो गई, आगे पीछे हो गई। तो ये तरतीब के आगे पीछे होने की वजह से अहनाफ के नजदीक, यानी इमाम अबू हनीफा को फॉलो करने वालों के नजदीक जो है दम वाजिब हो जाता है, यानी उनको अब एक और कुर्बानी करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने तरतीब आगे पीछे कर दी। तरतीब क्या थी 10 जिलहज्जा की, कि सबसे पहले शैतान को कंकरी मारनी है, उसके बाद हाँ, कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है कि जो आप कुर्बानी ऑप्टेट करोगे तो हज के 3-4 दिन पहले आपको कार्ड दिया जाएगा, उसमें टाइम लिखा होगा कि 12 बजे, फॉर एग्जाम्पल 12 बजे 10 जिलहज्जा को आपकी कुर्बानी होने वाली है। अब 12 बजे से पहले पहले आपको कंकरी करना जरूरी हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि 12 बजे मेरी कुर्बानी होने वाली है, तो 12 से पहले मैं कैसे भी
कंकरी, शैतान को कंकरी मार लूँ, ठीक है? अब होगा ये कि आप जब 12 से पहले वहाँ कंकरी मारने जाओगे तो हो सकता है बहुत भीड़ हो, बहुत रश हो और आप कंकरी ही ना मार सको, या आपको आपकी जान पे खेल के कैसे भी कंकरी मारने जाना पड़ेगा क्योंकि उस वक़्त बहुत रश होता है और उस वक़्त आप या तो ज़ख्मी हो सकते हैं या कुछ भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर आपके सर पे ये बोझ नहीं रहेगा कि मेरी कुर्बानी 12 बजे होने वाली है, आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं अपनी सहूलत के हिसाब से कंकरी मारूँगा और जब कंकरी होगी तब फ़ोन करके बोलूँगा कि मेरी कंकरी हो चुकी है, अब आप लोग कुर्बानी करो, तो आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहोगे। इसलिए मेरी राय शुरू में ये थी कि आप हज कमेटी के साथ कुर्बानी ऑप्टेड ना करें, लेकिन दूसरी बात जो मैंने कही कि अगर ऐसे ज़ईफ़ लोग या कुछ भी आपके अंदर ऐसा उज़्र है कि आप ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो आप ऑप्टेड कर लें। अच्छा, फॉर्म भरने के वक़्त आपसे कुछ 300 रुपए लिए जाएँगे, जो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। यानी चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, वो 300 रुपए आपके फिनिश हो जाएँगे। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी तरह अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आगे जो आपसे हज के पैसे जमा करवाए जाएंगे उसमें वो 300 रुपए कहीं भी काउंट नहीं किए जाएंगे, तो वो 300 रुपए सर्विस चार्ज समझ के आप उसे भूल जाए कि ये इन पे जो आदमी लगाए जाते हैं उस पर मेहनतें कराई जाती है उसका सर्विस चार्ज है। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट ये जमा किया था कि ये जो फॉर्म आप भरोगे ना नवंबर में 2023 के हज के लिए, तो फॉर्म भरने से पहले कोशिश ये करें कि मान लें आपका प्लान ये है कि आप हस्बैंड और वाइफ हज पर जाना चाहते हैं, या आपका प्लान ये है कि आप और आपकी वालिदा, या आप और आपकी वालिद वालिदा, इस तरह कुछ भी आपके दिमाग में एक प्लान होगा, या आप खुद अकेले जाना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले कोशिश ये करें कि आपके इलाके में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके जान-पहचान वालों में से 4 या 5 लोगों को आप जमा कर लें, कि भाई मान लीजिए मैं और मेरी बीवी हज पे जाना चाहते हैं। अब मैंने अपने रिश्तेदारों में भी लोगों से बातचीत की कि और कौन हज पे जाना चाहता है, तो मुझे और एक हस्बैंड वाइफ मिल गए कि जो हज पे जाना चाहते थे और उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके साथ मेरे सफ़र भी हुए हैं, तो मैं उनका फ़ॉर्म और मेरा फ़ॉर्म साथ में भरूँ। मतलब ज़ैद और ज़ैनब, ये 2 लोग जाना चाहते थे। अब उन्होंने अपने साथ उमर और फातिमा, इन दोनों को भी बोला कि अपना फ़ॉर्म साथ में भर लेते हैं। यानी 4 लोगों का फ़ॉर्म भरा जाएगा बजाए 2 लोगों के। उसकी वजह ये है कि जब आप 4 लोगों का फ़ॉर्म भरोगे तो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप सबसे पहले मक्का जाओगे, तो या कहीं भी मदीना जाओगे, तो जो रूम अलॉट किए जाते हैं, वो मिनिमम 4 लोगों का रूम अलॉट किया जाता है, मैक्सिमम 5 लोगों का रूम अलॉट किया जाता है। तो अगर आप ये तैयारी नहीं रखोगे, तो आप 2 तो हो, आपके साथ कोई भी 2 को डाल दिया जाएगा। अब कोई भी 2 को डाल दिया जाएगा, तो मसला ये होता है कि आप उसके साथ मतलब आपकी जमी नहीं जमी, आपके मिजाज के है या नहीं हो। इसमें देखा ये गया कि 2 लोग थे, उनको पूरी-पूरी रात जागने की आदत, पूरी-पूरी रात वो हरम में रहते और सुबह फजर बाद आके सोने की उनकी तरतीब है। लेकिन दूसरे 2 लोग जो साथ में हैं, वो लोग पूरी रात सो जाते, इशा बाद फौरन सो जाते और तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अपने मिजाज के लोगों को साथ में ले लें। 5 लोग हो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई 5वें के आने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर 4 लोग हैं तो भी शायद आपको एक रूम मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 4 लोग की सूरत में अगर कोई सिंगल हाजी है तो उसको आपके साथ डाल देंगे। तो एक को झेलना आसान है, लेकिन अगर पूरी एक टीम ही अलग है और आपके मिजाज की नहीं है, तो आपको बहुत तकलीफ इसमें पेश आ सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा सफ़र हज पे कि जो पहले से अपनी एक टीम बना कर आए थे, एक ही खानदान के थे, लेकिन उनके मिज़ाज नहीं मिलते थे। तो वो लोग पूरे सफ़र में आपस में ही लड़ते थे, फिर मदीना पहुँचने के बाद जो है उन्होंने अपना-अपना रहने का अलग कर लिया। तो कोशिश ये करें कि ऐसे को ढूँढे जिस पे आपको पूरा यकीन हो कि आपकी इनके साथ बनेगी और आपका मिज़ाज मिलता-जुलता है।
तो उनको अपने साथ फॉर्म में ले। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर अल्लाह के भरोसे जितने लोगों का आपका जाने का इरादा था उनका फॉर्म भर ले, और जो आपके साथ मिल जाए उनको सब्र शुक्र के साथ झेल ले। कि हज की तालीम, हज का जो अ, हज हज का जो सबसे पहला उसूल, सबसे अहम उसूल, कि आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ये सीख लिया तो आपका हज इंशाल्लाह कबूल हो जाएगा। वो ये है कि आप सब्र करें। कि शैतान सबसे ज्यादा जोर ये डालेगा कि आपका सब्र टूट जाए, आप लोगों से लड़े और लड़ के और झगड़ के और गाली गलौज करके आपके हज को वैसे ही फासिद कर दे। कि जहां अल्लाह ताला ने हज की फर्जियत की है, वहां अल्लाह ताला ने आयत फरमाई है, फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। कि जिस पर हज फर्ज हो गया तो उसको तीन काम नहीं करने हैं। एक तो ये कि रफस नहीं करना है। रफस का मतलब है कि बुरी बातें और ना ऐसी बातें नहीं करना है जिसमें औरतों का तस्करा हो, कि वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी प्यारी है, वो देखो हसीना जा रही है, इसको कहते हैं रफस बातें। इसी तरह फुसूक नहीं करना है। फुसूक मतलब ऐसी चीजें, ऐसा अमल या ऐसी बात नहीं करना है जिसमें फिस्क हो, जिसको हम फासिक कहते हैं। यानी गुनाह की बातें नहीं करना है, गुनाह के अमल नहीं करना है। जो हम आम तौर पे अपनी हज के पहले की जिंदगी में गुनाह के काम करते आ रहे थे, वो हज के दौरान नहीं करना है। तीसरी चीज अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला जिदाला फिल हज, कि हज में जो है झगड़ा नहीं करना है। किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना है। अगर आप टूर वालों के साथ जा रहे हो तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। हज कमेटी के साथ जा रहे हो तो हज कमेटी के खादिमीन खुद्दाम के साथ नहीं करना है। अपने घर वालों के साथ, घर वाली के साथ झगड़ा नहीं करना है। मैं आगे इस पे बात करूंगा कि कहाँ कहाँ झगड़े के मौके आते हैं हज के दौरान। तो वहां हमें बचना है। सब्र का घूंट पी के हमें चलना है। कि आपने कुछ नहीं सीखा लेकिन लोगों को देखते हुए हज कर रहे हो, कोई मसला नहीं, लेकिन आपके अंदर सब्र कूट कूट के होना चाहिए हर मरहले पर। फॉर्म भरने से लेकर, हज कमेटी का फॉर्म भरने से लेकर, बल्कि उससे भी पहले से लेकर अपने वतन वापस आने तक जो है आपको सब्र का घूंट पीना है। तो ये मैंने कहा था, फॉर्म भरने से पहले 4-5 लोगों को जमा कर लें। इसके बाद मैंने पॉइंट्स लिखा था कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स डजंट मैटर। कि वो जो आप फॉर्म भरोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी। वैक्सीन की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, पासपोर्ट की फोटो मांगी जाएगी, और पैन कार्ड की फोटो और डिटेल मांगी जाएगी। तो अभी अगर आप जब भर रहे हो फॉर्म और आपके पास ये सारी चीजें फिलहाल यानी उस वक्त मौजूद नहीं है, आपको आपके पास नेक्स्ट वीक आने वाली है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक तक रुकूंगा तो मेरा ना बहुत पीछे हो जाऊंगा, या फॉर्म का सबमिशन का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो चीजें मौजूद है, आप उतनी चीजें उस फॉर्म में भर कर 300 रुपए की पेमेंट भर के उस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। फिर जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तब जो चीजें आपने इनकम्प्लीट रखी थी या सिलेक्शन से पहले वो चीजें आपके पास आ गई, मसलन आपका पैन कार्ड नहीं था लेकिन सिलेक्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं थी फॉर्म भरते वक्त, और सिलेक्शन से पहले ही आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आ गई आपके पास, तो आप उसमें एडिट करके उसमें भर सकते हो। इसी तरह सिलेक्शन के बाद भी आप भर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि मेरा फॉर्म इनकम्प्लीट है तो मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो भी आपको, अगर आपका कुरा में नाम आ जाता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और फिर सिलेक्शन के बाद वो इनकम्प्लीट चीजें आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद मैंने एक पॉइंट ये लिखा था आप लोगों के लिए कि अगर आपका हज का इरादा है सन 2000, अभी के हिसाब से 2023 में, या ये अगर कई साल बाद वीडियो देख रहे हैं तो उस साल में आपका हज का इरादा बन गया, अभी फॉर्म आपने नहीं भरे लेकिन आपके दिमाग में आपने मन बना लिए कि इस साल इंशाल्लाह मुझे हज पे जाना है, मैं फॉर्म भरूंगा या टूर से जाऊंगा या जैसा भी जाऊंगा, तो आप सबसे पहला अमल ये करें कि आप जिम ज्वाइन कर लें, या फिर आप मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर ले, आप वॉकिंग करना शुरू कर ले। आपको आपके जिस्म को, अपनी बॉडी के जितने बॉडी को संवारने के जितने तरीके हैं, जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गई और वॉकिंग हो गई, उसका कोई एक निजाम बना ले, कम से कम 1 घंटा। क्या आप ये चीज अगर कम से कम हज में जाने के 6 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो हज आपका बहुत स्मूथली गुजर जाएगा। हमने ये चीज करी थी
और ये मतलब किसी के बोलने पे नहीं की थी, अल्लाह की तरफ से करी थी कि हमने जिम जॉइन कर लिया था और हज रमज़ान में हमारा सिलेक्शन हुआ, तो रमज़ान में भी हम जिम जाते थे और हज में जाने तक जाते थे। तो वहाँ जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मशक्क़तें सफ़र की हो गई, चलने की हो गई, वो हम हमसे बखुशी अदा हो जाती थी। लेकिन हमारे आस-पड़ोस के लोगों को हमने देखा कि कोई जाते साथ ही बीमार हो गया, कोई 1-2 दिन के बाद बिस्तर पे लेट गया, हरम ही नहीं जा सक रहा है, कि किसी के पैर बहुत दुख रहे हैं, किसी को सर्दी-ज़ुकाम हो गई इम्यूनिटी कम होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ पेश नहीं आएगी अगर आप 6 महीने पहले से ये चीज़ क शुरू कर लोगे। जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो ग्रुप्स बन जाते हैं आजकल व्हाट्सएप पे हज कमिटी की तरफ से कि खुद्दाम लोग को, खादिम लोग को, खादिमुल हुज्जाज लोगों को आपके नंबर दिए जाते हैं और इलाके वाइज़ व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाते हैं। तो वो लोग भी ये सारी चीज़ों की तरफ तरगीब देते हैं कि आप लोग रोज़ाना 2 किलोमीटर चलना शुरू करो, जिम शुरू करो। लेकिन उस वक़्त इतना फ़ायदा नहीं होता है, ना काबू में आती है वो चीज़। क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने की आदत है। अब हज का फॉर्म सिलेक्ट हुआ और आप अचानक जिम गए, तो बॉडी और पेन करना शुरू करेगी, दुखना शुरू होगी। आपके दूसरे भी काम और आपको हज की गैर मौजूदगी के काम दूसरों को सुपुर्द करना है, उसका टेंशन, तो उसमें आप जिम और वॉकिंग वगैरह काबू में नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेहतरीन तरतीब ये है, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह हमें भी दुआएँ देंगे और अरफ़ात के मैदान में हमारे लिए भी दुआ करेंगे। तो आप ये जिम जाना फ़ौरन शुरू कर दें अगर आपका हज का इरादा है तो। इसी तरह आप अच्छी कंपनी के शूज़ खरीद लें। आप अब हज का इरादा कर लिए, जिम जा रहे हैं, आपको शूज़ तो लेना ही है। तो आप किसी अच्छी कंपनी का शूज़ ले लें, उसको जिम में इस्तेमाल करें और जब हज में जाने का मौका आए, तो उस शूज़ को अपने साथ ले जाएँ। मैं मिसाल के तौर पे बताऊँगा, कोई ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप कौन से शूज़ लेके जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप स्केचर्स के कोई शूज़ ले लो, एडिडास के कोई शूज़ ले लो, पूमा के मत लो क्योंकि पूमा के ऊपर शेर बना हुआ होता है, फोटो रहती है, उस जगह पे आपको पहनना ठीक नहीं रहेगा। स्केचर्स के ले सकते हो, एडिडास के ले सकते हो, एसिक्स के ले सकते हो। इस तरह के कोई अच्छे शूज़ ले लो, ऑफर चल रहे होते हैं तब उसे परचेज़ कर लो, कम से कम वो 3 से 4,000 रुपए का हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो आप शूज़ वहाँ लोगे और आप अज़ीज़िया से निकलोगे वो शूज़ पहन के और हरम पहुँचोगे और हरम में दाखिल होने के वक़्त वो शूज़ आपकी बैग में डालोगे और हरम में दाखिल होके आप 4, 5, 6, 10 तवाफ़ करोगे, तो आपके पैर बहुत थक जाएँगे और पैर में ताकत नहीं रहेगी कि आप मज़ीद चल सको। लेकिन जब आप मस्जिद हराम से निकल कर वापस वो शूज़ पहनोगे अज़ीज़िया जाने के लिए, तो आपके पैर में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप 2-3 किलोमीटर और चल लो। तो ये शूज़ के फ़ायदे होते हैं कि आपके पैर नहीं दुखेंगे और आप पूरा हज का सफ़र आसानी से कर लोगे। वरना लोगों को देखा गया है पैरागॉन के स्लीपर लेके जाते हैं पूरे सफ़र के लिए, वो पैरागॉन के स्लीपर रखते हैं। वो इतना पैर उन लोगों का दुखता है कि ना वो इबादत कर सकते हैं, ना जितना चलना ज़रूरी है उससे आजिज़ होके हरम जाना कम कर देते हैं और एक्सप्लोर करना कम कर देते हैं। बस अपने रूम में रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, आपकी इबादत में कमी ना हो और आपके जितने लवाज़िमात हैं वहाँ जाने के बाद, वो उसमें कोई कमी-बेशी ना आए, इसलिए जिम और अच्छे शूज़ ये दोनों चीज़ें आप ले लो। अभी इंशाल्लाह इसके बाद वाला पॉइंट, इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अ, काफ़ी बातें आपके सामने रखनी है। मैं आपको पॉइंट्स बता दूँ कि आगे मैं आपके सामने क्या-क्या पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। स्कूल बैग टाइप ले लेवे, ये एक मेरा पॉइंट है। मुज़दलिफ़ा के लिए चटाई लेवे, कंकरी की थैली लेवे, अगर खाना पकाना हो तो ज़रूरी बर्तन लेवे, खाना पकाना ना हो तो ज़रूरी बर्तन क्या लेवे, नाश्ता बनाने का सामान, जब सिलेक्शन हो जाए तो सारे इंस्टॉलमेंट टाइम पे भर दे। मुंबई एम्बार्केशन से हज 22 3,76,000 था। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट चेंजेस की वजह से 5,000 हज कमेटी की तरफ से और लिया गया था। इस पे रोशनी डालेंगे। 2100 रियाल एयरपोर्ट पर आपको दिए जाएंगे। ये एक पॉइंट है। बच्चे और अबव 65 ईयर्स हज 2022 में अलाउड नहीं थे, लिहाजा
हज 2023 में बच्चों और 65 ईयर्स के ऊपर को लिया जाएगा या ना लिया जाएगा, ये आप कंफर्म कर लें। उस हिसाब से आपके हज की प्लानिंग करें। अगर स्पेसिफिक डेट चाहिए, एग्जाम्पल फर्स्ट फ्लाइट चाहिए आपको या लास्ट फ्लाइट चाहिए, तो वैलिड रीजन लेके सीईओ के पास जाना होता है। उसका क्या प्रोसीजर होता है, कम टाइम के लिए जाना हो तो रिटर्न टिकट के क्या मसाइल होते हैं, उस पर रोशनी डल जाएगी। इसी तरह हज 2022 में एक हाजी को दो बैग मिली थी, वीआईपी की, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो उसकी क्या तरतीब होती है, कैसी बैग रहती है, क्वालिटी कैसी रहती है, हमें नहीं मालूम था ये चीज। तो जब सबसे पहली मर्तबा साबू सिद्दीक के मुसाफिर खाने में गए थे, तो दो बैग हमने ऐसे ही खरीद लिए थे कि चलो अभी दो बैग खरीद लेते, बाद में बाकी खरीद लेंगे। तो वो दो बैग हमारी वेस्ट हो गई थी, हमें नहीं पता था हज कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। बैग कहाँ मिलेगी आपको, किस तरह मिलेगी, और इंस्टॉलमेंट जो आप भरोगे उसके रिसिप्ट का क्या करना है, इस पे रोशनी डाली जाएगी। और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या बेहतर तरीका होता है, वेबसाइट होता है या हज कमेटी का ऐप होता है, उस पे रोशनी डाली जाएगी। जब आप फॉर्म भरोगे तब कवर नंबर मिलेगा, उस कवर नंबर से आप क्या क्या कर सकते हो। इसी तरह जब हज के अयाम करीब आएंगे और आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपकी वीज़ा भी आपके हज कमेटी के एप्लीकेशन से आप देख सकोगे, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हज कमेटी की तरफ से। इसी तरह अगर आपका नाम सिलेक्ट हो गया तो क्या क्या मैसेज आते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है हज कमेटी की तरफ से। ओनली लेडीज भी जा सकते हैं विदाउट महरम, लेकिन उसमें शरीयत की तरफ से मसला है। लेकिन इस चीज का एक फायदा उठाया जा सकता है, उस पर रोशनी डाली जाएगी कि ओनली लेडीज को तो हज पे जाना नहीं चाहिए अगर उनके हाथ महरम नहीं है तो। लेकिन ये रूल जो आया गया है इंडियन और सऊदी हुकूमत की तरफ से, उसका एक फायदा उठाया जा सकता है। वो फायदा ये है कि आपने फॉर्म भरे, मान लें हस्बैंड वाइफ ने फॉर्म भर दिए, सिलेक्शन हो गया, या अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अचानक आप लोगों का मशवरा हुआ कि वालिदा को भी साथ में लेके जाना था, तो आप वालिदा का अकेले का फॉर्म भर दें ओनली वुमेन कोटे में, उनका सिलेक्शन हो जाए तो वालिदा को भी साथ में ज्वाइन कर लें। तो ये एक फायदा उठाया जा सकता है इस पॉइंट के थ्रू। लेकिन ये हरगिज आप मत कीजिएगा कि ओनली लेडीज विदाउट महरम हज पर जाए। इसी तरह सिलेक्शन के बाद इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए जाएंगे, उस पर रोशनी डाल जाएगी। और हज ट्रेनिंग की मजलिस खूब अटेंड करे, और मौलम हुज्जाज कौन सी किताब पढ़े उसकी तरफ रोशनी डाली जाएगी। इसी तरह एक और पॉइंट के हज की ट्रेनिंग औरत से न ले, क्योंकि औरतें जो है ज्यादा से ज्यादा दुआएं याद कराएगी, पहले तवाफ की दुआ, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, इधर जाए तो वो दुआ, उधर जाए तो वो दुआ। हालांकि ये सब दुआएं कोई भी मसनून नहीं है, दो चार दुआएं बस मसनून है, बस वही याद कर लेना है। लेकिन औरतों की आदत ये रहती है कि वो दुआओं पे दुआएं आपको याद कराती जाएगी, तो आपका दिमागी काम नहीं करेगा, ना आपको दुआएं याद होगी, ना आप वहां पढ़ सकोगे, और आपको लगेगा कि आपने हज कमा हक को अदा नहीं किया। इसलिए औरतों से हज की ट्रेनिंग ना ले। और भी बहुत सारे पॉइंट है, 50 से ज्यादा पॉइंट है, ये मैंने आधे भी नहीं पढ़े आपके सामने। तो इंशाल्लाह 10-12 पार्ट में आपके सामने ये पॉइंट्स रखे जाएंगे, एकदम एक एक चीज इस तरह बताई जाएगी कि जैसे हमने फॉर्म भरने से शुरू किया गया, सिलेक्शन कब होता है, कैसे होता है, और इंस्टॉलमेंट कैसे लिए जाते हैं, और ट्रेनिंग कहाँ शुरू होती है, और फर्स्ट फ्लाइट की क्या तरतीब रहती है, कौन सी सिटी वाले पहले मक्का जाते हैं, कौन मदीना जाते हैं, जिद्दा एयरपोर्ट उतरने के बाद क्या क्या होता है, एक एक चीज इंशाल्लाह मैंने इसमें पॉइंट्स लिया हो, जो आपके सामने बयान किए जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तो आपको इसकी अपडेट आती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।